नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही है, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले बात गोल्ड की करते हैं, जहां पर सेफ हेवन बाइंग यहां पर लौटी है और गोल्ड में अच्छी तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। MCX गोल्ड 400 रुपए तक की मजबूती दिखा रहा है। चांदी में भी अच्छी तेजी है, 900 रुपए तक की तेजी यहां पर MCX चांदी में दिख रही है और करीब करीब 1% ऊपर कॉमेक्स गोल्ड भी है, $24.20। लेकिन क्रूड बेलगाम होता दिख रहा है, $97 के भी ऊपर आज जाता हुआ दिख रहा है और इंट्राडे में $97.64 के लेवल के पास ब्रेंट क्रूड का भाव आज दिखा है। इसके बाद अगर नेचुरल गैस की बात करें तो यूक्रेन और रूस में जिस तरह से तनाव बढ़ गए हैं, उसके बाद अब यहां पर भी कीमतों में तेजी आने की संभावना बढ़ती जा रही है। बेस मेटल्स यहां पर भी अनसर्टेनिटीज कायम है। कॉपर पर तो आज रेंज में ही कारोबार हो रहा है हल्की तेजी के साथ ही, लेकिन दूसरे काउंटर्स निकेल, जिंक और एल्युमिनियम यहां अच्छी तेजी के साथ इन तीनों ही काउंटर में कारोबार हो रहा है। एल्युमिनियम सबसे आगे पूरे ही बेस मेटल्स पैक को लीड कर रहा है, करीब करीब 2.25% की तेजी यहां दिख रही है। दूसरी खबर यह भी है कि एल्युमिनियम का ग्लोबल उत्पादन 4.5% जनवरी में कम रहा है पिछले साल के जनवरी के मुकाबले। वो एक सपोर्टिव फैक्टर है पूरे ही बेस मेटल्स, खास करके एल्युमिनियम को लेकर। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं, जिसमें मेंथा जहां पर शॉर्ट कवरिंग से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। कॉटन लगातार बिकवाली हावी है, मुनाफा वसूली पूरी तरह से यहां पर हावी होती दिख रही है और आज करीब करीब 1.5% की कमजोरी के साथ MCX कॉटन 36,500 रुपए के नीचे आ गया है। कॉटन केक पर भी दबाव है, आधे से 0.25% की गिरावट यहां पर दिख रही है। उसके अलावा कुछ और काउंटर्स की अगर हम बात करें तो उसमें मसाले में अगर हल्दी को छोड़कर बाकी जो भी काउंटर्स है, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो, यहां पर मुनाफा वसूली ही दिख रही है। लेकिन इसके अलावा कैस्टर यहां पर भी बिकवाली अब हावी हो गई ऊपरी स्तरों पर, 7,000 के ऊपर कैस्टर में भी बिकवाली बढ़ी है, उससे यहां पर दबाव बना है। ग्वार में भी आज 1 से 1.25% तक की कमजोरी दिख रही है, 11,500 रुपए के नीचे ग्वारगम का वायदा फिसल गया है। वहीं ग्वार सीड का वायदा 6,125 रुपए के आसपास है, 1.25% की कमजोरी यहां पर भी दिख रही है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको दिन भर नजर रखनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं एक क्रूड मार्केट को लेकर। एक हमने डिटेल्स निकाले हैं कि क्या कुछ हो सकता है अगर रूस और यूक्रेन में जो तनाव बढ़ता है और कच्चा तेल जो उबाल मार रहा है, ब्रेंट $97 के ऊपर पहुंच चुका है और रूस यूक्रेन के तनाव से कच्चे तेल में ये तेजी जो जारी है, आखिर कच्चे तेल के बाजार के लिए रूस की अहमियत क्या है, ये जानते हैं हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला से। आइए देखते हैं। जैसे आपने ही बोला अभी कि क्रूड प्राइसेस काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, ऑयल प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं, तो ये मेन इम्पैक्ट क्यों होता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो रशिया से अराउंड 1 करोड़ पर डे बैरल की उनकी प्रोडक्शन होती है और ओवरऑल वो अकाउंट करता है अराउंड 1/10 ऑफ द ग्लोबल जो कंजम्पशन होता है, वो रशिया से आता हुआ है 1/10। तो शॉली इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है और अगर कुछ डिसरप्शन हो जाता है तो ये डिसरप्शन सप्लाई चेन शॉली दूसरे मार्केट्स को भी क्रिपल कर सकता है, यूरोपियन मार्केट्स को भी इम्पैक्ट करता है, स्पेशली यूरोप एरियाज़ को इम्पैक्ट कर सकता है। और काफ़ी एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि अगर ये टेंशन बढ़ती रहेगी तो ये क्रूड के जो प्राइसेस है वो $120 पर बैरल भी पहुंच सकते हैं, तो काफ़ी इंक्रीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये टेंशन की वजह से इसकी वजह से ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस तो बढ़ेगी, टेंशन की वजह से सप्लाईज में इश्यू आ सकते हैं। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है, फर्म लेवल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है, रशिया पे कोई सैंक्शंस भी आ सकती है दूसरी कंट्रीज से, तो वो भी एक कंसर्न है जो सप्लाई पे इम्पैक्ट कर सकता है। और रशिया की बात करें तो वो लीडर है नेचुरल गैस में, तो उनकी काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ से आते हैं। जैसे देखें एनर्जी अराउंड रशिया प्रोवाइड करता है यूरोपियन यूनियन को 35% ऑफ नेचुरल गैस, तो ये इम्पैक्ट होता है। मेटल्स की भी उनको काफ़ी अच्छी कंट्रोल है, 10% की ग्लोबल रिजर्व्स जो कॉपर की है वो रशिया से है। और निकल प्राइजेस देखें, एल्यूमिनियम प्राइजेस देखें, वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं क्योंकि इनको प्लैटिनम निकल के वो बड़े प्रोड्यूसर्स भी है, तो वो शॉली इम्पैक्ट करता है ओवरऑल एनर्जीज को, मेटल्स को, आयरन, कोल, इन सब की बात करें और अपने स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं तो उसकी भी शॉली इम्पैक्ट होती है क्योंकि रशिया होल्ड करता है 30% ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन भी, उसके अलावा 6 लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर भी है, तो शॉली इम्पैक्ट आता है इन सब पे। स्टील प्रोडक्ट्स पे भी 3.9% की प्रोडक्शन स्टील की जो होती है वो रशिया से भी होती है, तो शॉली इम्पैक्ट
रशिया का काफ़ी आ रहा है नेचुरल गैसेस पे, एनर्जी पे, मेटल्स पे, डायमंड्स पे, तो ये इम्पैक्ट शॉली एक वॉच आउट करने का फैक्टर है। उसके अलावा यूक्रेन की भी बात करें तो वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो बार्ली के एक्सपोर्टर, वो टॉप 5 बार्ली के एक्सपोर्टर में है, कॉर्न के एक्सपोर्टर में है, सनफ्लावर ऑयल की बात करें, सनफ्लावर सीड्स की बात करें, वो सब यूक्रेन से आता है। तो काफ़ी इम्पैक्ट आता है ये टेंशन की बढ़ने से एग्री कमोडिटीज़ और नॉन एग्री कमोडिटीज़ दोनों में, और इसीलिए हम लोग प्राइस भी बढ़ते हुए देख रहे हैं इन सब प्रोडक्ट्स के। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा। शुक्रिया विनी, आपने तमाम तरह के एनालिसिस की कि कैसे नॉन एग्री और एग्री मार्केट के लिए रूस और यूक्रेन की कितनी अहमियत है। लेकिन इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर में भी इसका फायदा हो रहा है, और आज सेफ हेवन बाइंग से यहाँ पर अच्छी तेजी गोल्ड में भी और सिल्वर में भी दिख रही है। इस पर हमने बात किया जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत से। उन्होंने कहा कि गोल्ड में निवेश के अभी शानदार मौके हैं। उनके मुताबिक निवेशकों को शेयरों के बजाय गोल्ड जैसे एसेट्स में पैसे लगाने चाहिए। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। I think gold is becoming very interesting. Gold, पिछले 5-10 साल में it has become a very uncool investment. You know, we've had crypto, we've had all these things which have so much more inherent volatility than gold. But if the inflation numbers are set to climb, as a hedge against inflation, I think adding 10-20% of your portfolio into gold, I think is a great idea. If you go back in time, अगर आप सोचिए, think of a market which has more history than ours. Look at America, for example. In the 70s, आपको कितना gold चाहिए था to buy a median house? You needed lesser gold in the 80s than you needed in the 70s. You needed lesser in 2000, and you need lesser today. So gold has always been a good place to retain value, and it acts as a really good hedge against inflation. So I would recommend, you know, like people put in more money in gold and get more diversification going, not just amongst stocks, but also amongst asset classes like gold. यानी निखिल का भी मानना है कि गोल्ड में बेहतरीन मौके हैं, और ये वक्त भी है, क्योंकि जिस तरह से तनाव बढ़ा हुआ है, ग्लोबल रिस्क एक इमर्ज हो रहा है, ग्रोथ को लेकर चिंता है, और जब डर का माहौल होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर गोल्ड को फायदा होता है। हमारे साथ जिगर त्रिवेदी और तपन पटेल भी है। जिगर, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड में जो आज तेजी आई है, आपको लग रहा है ये तेजी अब बढ़ने वाली है, यहाँ से सोने चांदी में बेहतर की चमक और बढ़ेगी? जी, मुझे लग रहा है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये मुझे लग रहा है कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बिल्डअप हो रहा है, सी लुक एट द इन्वेस्टमेंट डिमांड एज पर योर गोल्ड ईटीएफ, जो 31 दिसंबर को अराउंड 975 टन था, कुछ आज 1024 टन के आसपास है। मतलब कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेकर ग्रोथ कंसर्न्स हो या तो फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जो एस्केलेशन हुआ है पिछले 24 आवर्स में, सो सेंटीमेंट पॉजिटिव है। Year to date already we have seen 5% rally. Buy on dips की स्ट्रेटजी यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। सो यस, आउटलुक इज पॉजिटिव। इंट्राडे के लिए अगर थोड़ा सा डीप मिलता है 50,400 तक का इन गोल्ड, वन कैन गो लॉन्ग इन फरवरी। 50,300 स्टॉप लॉस लेके चले, एंड 50,600 दैट विल बी द टारगेट गोल्ड को लेकर। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल को, और इस पर हमारे साथ जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी भी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कच्चे तेल की रफ्तार थम नहीं रही है, और ऊपर से रूस ने जो यूक्रेन के 2 प्रांतों को जो नए देश बनाने का ऐलान कर दिया, इससे तनाव और बढ़ता दिख रहा है, और नए सैंक्शन भी आने वाले दिनों में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसका कितना असर आपको लग रहा है कि कितना असर होगा एनर्जी मार्केट पर? देखिए, असर तो बहुत होगा। आज के तारीख में जो ऑयल मार्केट्स हैं, तेल के बाजार, वो तमाम सारी चुनौतियों के सामने आ गए। एक तो रशिया का जो नजरिया है वो दिन प्रतिदिन और जो है वो सख्त होता जा रहा है, जबकि अमेरिका का जवाब जो है वो भी कम से कम वक्तव्यों के हिसाब से देखें वो भी सख्त हो रहा है। लगातार वो हवाई जहाज से जो है अपने फौजें भी भेज रहे हैं पश्चिम यूरोप के अंदर। दूसरी तरफ जो है आप ये देखिए कि एक सऊदी अरब को छोड़ के ओपेक जो है वो उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में नहीं है और बढ़ाने के मूड में भी नहीं है। सऊदी अरब ने भी स्पष्ट किया। अब कल आपने देखा कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों ने तेल की कीमत भी बढ़ा दी। भारत को भी उन्होंने कन्वे करा है। भारत के लिए जो वो तेल खरीदता भारत, उसकी कीमत भी उन्होंने कल बढ़ा दी। जापान के लिए भी बढ़ा दी, पाकिस्तान के लिए नहीं बढ़ाई, वो एक अलग विषय है। लेकिन बहुत सारे तो ये भी साथ में हुआ है। दूसरी तरफ शेल का उत्पादन अमेरिका के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि कीमत जब भी ऊपर होती है शेल बढ़ता है वहां पे। तो कुल मिलाकर के हम चारों तरफ ये देख रहे हैं कि तेल बाजार के लिए तो चुनौतियां आ गई हैं, और तेल बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें जरा सी भी चुनौती होती है उनकी इमीडिएट रिएक्शन पैनिक होती है।
क्योंकि वो जियोपॉलिटिक्स या किसी भी तरह की हलचल को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अभी तक हालांकि बाजार में जो संयम दिखाया है वो अभी तक दिखाया। जो आज कीमत तेल की चल रही है उसमें जो यूक्रेन को लेकर के, गैस पाइपलाइन को लेकर के, नॉर्ड स्ट्रीम 2 सबको फैक्टर इन हो चुका है, वो तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर इससे बात आगे बढ़ती है, जिसकी अब जो है आशंका बढ़ गई है कि शायद अमेरिका इस स्थिति में ना हो कि अपनी फौज जो है यूक्रेन भेज दे, वो तो शायद अभी लगता नहीं है, लेकिन सैंक्शंस लगा सकता है। और अगर सैंक्शन जो है वो रूस के जो 3 बड़े बैंक हैं, रूस की सारी अर्थव्यवस्था के 3 बैंकों पर डिपेंड करती है, खासतौर से उनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अगर उनके प्रति इन्होंने सैंक्शन लगा दी 3 बैंकों, इसका मतलब ये हुआ कि रूस का तेल तो बाजार में आएगा, है ना, गैस भी बाजार में आएगी, मेटल्स भी बाजार में आएगा, यूरेनियम भी बाजार में आएगा, लेकिन रूस को उसका भुगतान नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिल पाएगा। तो वो एक ऐसी स्थिति हो जाएगी जो ईरान के साथ हुई थी कुछ वर्ष पहले और अभी भी वो बरकरार है। तो मुझे लगता है कि इसकी आशंका कि रूस जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शन सबसे पहले जो है वो फाइनेंशियल लगाएगा और वहां के जो 3 बड़े बैंक हैं उनके खिलाफ वो पहले लगाएगा। दूसरी तरफ ये है कि जो उसका जो असर जो है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ेगा और तेल की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी। एक तो रूस का बाजार जो है तेल आने में भी कमी आएगी, वो क्यों तेल को बेचेगा अगर पैसा नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ ये है कि कुल मिला के उसका जो रिएक्शन होगा और जो रूस समर्थक देश जिसमें खासतौर से चीन है वो भी अपनी रिएक्शन करेंगे। तो कुल मिला के ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसमें एक भूचाल आ जाएगा और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले जो ओवर रिएक्ट करता है, जो पैनिक रिएक्शन, वो तेल की होती है। तो आज की जो स्थिति है, मैं इस समय की बात कर रहा हूँ, शाम तक भी क्या हुआ कहना मुश्किल है, लेकिन इस समय की जो स्थिति है तेल के हिसाब से बहुत चुनौती भरी और ऐसा बहुत कम हुआ है कि इस तरह की हमने चुनौतियां देखी और इतनी सारी टेंशन देखी है। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि रूस अगर अपनी पे उतर आता है तो वो जो साइबर अटैक उनके जो होते हैं, जिसमें खासतौर से ऑयल रिफाइनरीज है, ऑयल पाइपलाइंस है, गैस पाइपलाइन है, जो सारी जो है इन पे भी साइबर अटैक भी हो सकता है, रिटेलिएशन में वो भी हो सकता है। सामने आकर के बंदूकें तोपें ना चलें, लेकिन अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगती है और रूस रिटेलिएट करता है अपने हिसाब से, जिसमें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हमला होता है, तो कुल मिला के स्थिति बहुत खराब हो सकती है। आज की स्थिति इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऑयल बाजार इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। अब आखिरी सवाल आपसे यही होगा, तो कितनी तेजी आ सकती है? आपको लग रहा है कि $120-125 आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते में भी दिख सकते हैं ब्रेंट का? देखिए, इस समय वही स्थिति है जिस समय कि आपने देखा जब भारत के अंदर सेकंड वेव आई थी, वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है जिसकी बाजार में कीमत जो है एक सीमित होनी चाहिए थी, वो कहाँ का कहाँ बिक रहा था। तो वैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इंदा यह है कि जो कीमत है वो फिर उसमें ना तो कोई लॉजिक होगा, ना डिमांड सप्लाई फंडामेंटल होंगे और कुल मिलाकर के जो है आप ये देखेंगे वो बेकाबू हो जाएगी। तो अगर $120-125 पहुंच जाती है, अगर ये दोनों देश आपस में टकराने की स्थिति में आ जाते हैं या सैंक्शंस लग जाती हैं उनके बैंकों के खिलाफ, तो जाहिर है फिर कीमतें जो है फिर तो 120 भी हो सकती हैं, 125 भी हो सकती हैं ज्यादा। वो तो फिर एक युद्ध जैसी स्थिति होगी जहां तक दुनिया की अर्थव्यवस्था है। मुझे लगता है कि अभी भी मैच्योरिटी आएगी, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका और रूस के बीच में बातचीत हो। और रूस ने अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग पहली बार टेलीवाइज करी। कभी आपने सुना है कि कोई देश अपनी इंटरनल सिक्योरिटी की मीटिंग टेलीवाइज कर रहा? मतलब है कि रूस समझौते के मूड में है, अगर वरना वो टेलीवाइज नहीं करता। वो जो समझौते के मूड में है, अमेरिका भी कहीं ना कहीं, अमेरिका ने कहा वो भी बातचीत करने। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में ब्रेक थ्रू आएगा, क्योंकि ना रूस की अर्थव्यवस्था, ना अमेरिकी अर्थव्यवस्था, ना दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय एक नया युद्ध झेल सकती है और एक नई किस्म का न्यू जनरेशन वॉर नहीं झेल सकती। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में कि भाई विजडम विल प्रिवेल, और ये टल जाएगा। लेकिन आने वाले 4-5 दिन जब तक कुछ होता नहीं है, तेल जगत में आप जो है देखेंगे कि भारी भूचाल जैसे आपको कीमतों में दिख रहा है, ये जारी रहेगा। ओके, शुक्रिया तनेजा जी, आपने वक्त निकाला और तमाम पहलुओं को समझा कि कितनी चिंता की बात है। और भारत जैसी इकोनॉमी के लिए जब हम 85% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट पर निर्भर है और ऐसे में अगर हालात इस तरह से बिगड़े तो और हालात ख़राब हो सकती है। लेकिन चलिए, फ़ायदा बुलियन मार्केट को हो रहा है। इस डर के माहौल में बुलियन में अच्छी तेज़ी दिख रही है। हमारे साथ रेनिशा चेनानी जी हैं, ऑगमोंट गोल्ड की रिसर्च हेड हैं। स्वागत है रेनिशा जी आपका। गोल्ड में आपको कितना लग रहा है, यहाँ से कितनी तेज़ी की उम्मीद आप कर रही हैं? जी विश्व मोहन जी, हमने देखा है कि गोल्ड और बुलियन मार्केट में एक्चुअली एक ऐसा सिनारियो बना है जो बहुत ही रेयर बनता है, जहां पे सारे के सारे फैक्टर्स एक साथ पॉजिटिव उभर के आ रहे हो। जैसे वन साइड जियोपॉलिटिकल टेंशंस इतना हाई लेवल्स पर है, जैसे तनेजा जी ने बताया डिटेल में। क्रूड ऑयल की प्राइसेस 7 ईयर हाई पर है। रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नेगेटिव है। इन्फ्लेशन है यूएस में 40 ईयर हाई पर है, यूके में 30 ईयर हाई पर है।
बॉन्ड यील्ड्स ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा है, फॉल देखा है। डिमांड जो हम देख रहे हैं गोल्ड की वो बहुत ही स्ट्रांग है। इन्वेस्टमेंट डिमांड हो, ईटीएफ डिमांड हो, जो लैकलस्टर थी लास्ट ईयर, हमने देखा है कि जब से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन स्टार्ट हुए हैं तब से ऑलमोस्ट 50 टन जितना ईटीएफ में इन्फ्लोज देखा गया है इंटरनेशनली। ज्वेलरी डिमांड काफी स्ट्रांग है। इंडिया में इनफैक्ट हमने देखा था कि 2021 में टोटल हमने 1000 टन जितना गोल्ड इंपोर्ट किया है। तो ये सारी डिमांड साइड स्ट्रांग है, सेंटीमेंट काफी स्ट्रांग है। टेक्निकली भी आप देखें तो 1900 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था जो वो क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 1960 एंड $2000 रहेगा। तो सारे के सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी बताया सबके सब पॉजिटिव है, इसलिए हम देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर में इतनी अच्छी रैली आ रही है। सिर्फ एक ही नेगेटिव चीज है जो है टेपरिंग यूएस में चल रहा है और इंटरेस्ट रेट्स राइज होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। तो ये ऑलरेडी आई थिंक डिस्काउंट हो चुका है प्राइजेस में। आई थिंक यहाँ से 3-4 दिन तक बहुत अच्छी तेजी रह सकती है। नेक्स्ट लेवल जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इंटरनेशनली, जैसे मैंने बताया $2000 तक भी गोल्ड की प्राइजेस जा सकती है। एंड MCX पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 52,000 है। अगर वो भी क्लियर होता है तो ये कंटिन्यूटी में हम देख सकते हैं कि 55,000 तक के भी लेवल्स देखे जाएं। इवन सिल्वर में भी मुझे लग रहा है ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। भले ही गोल्ड जितना आउट परफॉर्मेंस नहीं है, सिल्वर देखा जाए तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 20% दूर है कॉमेक्स पर। बट अभी भी हम देख सकते हैं कि अगर $25 का लेवल क्लियर होता है तो बहुत ही अच्छी रैली सिल्वर में भी आ सकती है। तो एटलीस्ट 3 to 4% गेन्स मैं दोनों कमोडिटीज में देख रही हूँ आने वाले कुछ हफ्ते 10 दिन में। यानी बड़ी तेजी की संभावना यहाँ से लग रही है कि जिस तरह से माहौल यहाँ पे बन रहे हैं पूरी तरह से सपोर्टिव है। अब तपन, आपको क्या लग रहा है टेक्निकली यहाँ से आपको चार्ट पे किस तरह के मूवमेंट लग रहे हैं? लग रहा है कि आने वाले समय में बड़े वॉल्यूम के साथ नए लेवल्स यहाँ पर देखने को ऊपर की तरफ मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, गोल्ड की बात करें तो $1870 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया है ऑलरेडी प्राइस ने। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे 1970 रहेगा, वहां तक प्राइस डेफिनेटली जा सकते हैं। स्पेकुलेशन मार्केट में जरूर रहेगा यूक्रेन रशिया के टेंशन का, और सेकंड थिंग जो यूएस के इन्फ्लेशन कंसर्न्स है वो भी आ सकते हैं। अगर कोई सैंक्शन लगते हैं रशिया के ऊपर तो मुझे लग रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी ये हर्ट हो सकता है, क्योंकि जो सप्लाई साइड से आएगा प्रेशर खास करके एनर्जी और मेटल सेक्टर में, तो उसका असर भी ग्लोबल इन्फ्लेशन पे रहेगा, तो जिसका फायदा गोल्ड को रह सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 1970 लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पे जा सकते हैं प्राइसेस। और MCX की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 51,800 के लेवल शॉर्ट टर्म में दिख सकते हैं, तो वहां तक प्राइस डेफिनेटली जा सकते हैं। ओके, चलिए अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी में जिगर आपको क्या लग रहा है? चांदी में कितनी तेजी दिख रही है? क्या चांदी को भी उतना ही फायदा होगा गोल्ड की तरह? और लग रहा है कि 70,000 के लेवल भी आपको आने वाले हफ्ते में चांदी दिखा सकती है? जी बिल्कुल मुझे लग रहा है चाहे वो प्रेशियस मेटल्स की ओर से जो सपोर्ट मिल रहा है वो हो मार्केट का कैटलिस्ट, या तो फिर अगर बेस मेटल्स में रैली है तो वो हो सपोर्टिव। मुझे लग रहा है ओवरऑल प्रेशियस मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिल्वर विल बी इन नेट टू नेट गेनिंग पोजीशन। गोल्ड एंड सिल्वर की हम बात करें, सिल्वर ने इतना परफॉर्म नहीं किया है ये साल जितना गोल्ड ने किया है। आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर सिल्वर टू रैली। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, निकल है, जिंक है, यहाँ पे भी हमने रैली देखी है, सो सपोर्टिव रीजंस वहां से भी है। सो आई थिंक सिल्वर जो 64,400 के आसपास चल रहा है, आई थिंक March contract by around 64,500, stop loss would be 64,300, target would be 64,900. Sentiment चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, it's positive. ओके। रेनिशा जी, आपको क्या लग रहा है चांदी में कितनी तेजी? आपको लग रहा है कि गोल्ड से ज्यादा तेजी अब चांदी यहां से दिखा सकती है और चांदी बड़ी तेजी की तैयारी में है अब? यस, मुझे लग रहा है कि जो एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है सिल्वर का, उसमें हम देख सकते हैं कि सिल्वर का एक हायर बीटा रहता है गोल्ड से, ऑलमोस्ट 1.5 to 1.6 जितना बीटा रहता है हिस्टोरिकली। तो अगर गोल्ड ग्रेजुअली परफॉर्म कर रहा है, हम देख रहे हैं कि सिल्वर में भी काफी अच्छी ETF डिमांड आ रही है। एंड जो CFTC पोजीशंस है वो भी यही दर्शाती है कि स्पेकुलेटिव डिमांड भी काफी अच्छी है सिल्वर में। अगेन ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि बेस मेटल से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। प्रेशियस मेटल ऑलरेडी, गोल्ड इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग वेल। तो मुझे लगा सारे सपोर्टिव फैक्टर्स सिल्वर के लिए भी है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ये 70,000 का लेवल हम बहुत ही जल्दी देख सकते हैं। सिल्वर में भी बाइंग करके ही चलना चाहिए। तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। शुक्रिया रेनिशा जी, आपने वक्त निकाला और बुलियन मार्केट पर अपनी राय रखी। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। यहाँ पर भी तेजी है और एल्युमिनियम इसको लीड कर रहा है। जिगर, एल्युमिनियम में कोई कॉल बन रही है क्या? अच्छी सबसे ज्यादा तेजी है क्या? रूस का फैक्टर यहाँ पर भी काम कर रहा है?
जी बिल्कुल, रूस का फैक्टर ही यहाँ पे काम कर रहा है। फाइन, इन्वेंटरीज मल्टी ईयर लो पे है, प्रीमियम में है स्पॉट टू फ्यूचर्स, या और हम यहाँ पे देखें तो डिमांड भी मार्केट में उतनी स्टेडी ही है, चाहे वो चाइना हो, यूएस हो या यूरोप हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पर्टिकुलरली। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है जो 267 के आसपास चल रहा है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम शायद 270 271 के प्राइसेस देख सकते हैं। वन कैन गो लॉन्ग इन एल्यूमिनियम अराउंड करंट लेवल्स ओनली, कीप द स्टॉप ऑफ 265 एंड टारगेट विल बी 271। निकेल में भी जबरदस्त तेजी दिख रही है, मल्टी ईयर हाई बना रहा है निकेल। तपन, आपको क्या लग रहा है, निकेल में अभी और खरीदारी करनी चाहिए यहां से? जी बिल्कुल, जो करंट फैक्टर से काफी सपोर्टिव है, खास करके रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया की जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंपनी है नॉन निकल, उसने कुछ प्रोडक्शन अपने शट किया है, जिसका असर हमको निकल प्राइस में दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1860 से 1890 के लेवल निकल में हमको दिख सकते हैं, तो बाय एंड की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रखनी चाहिए। नीचे में 1830 के लेवल से बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस 1810 का रखना चाहिए। आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि निकल में स्ट्रॉन्ग तेजी रह सकती है, क्योंकि जो ओवरऑल इकोनॉमी रिकवरी होगी और जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जो डिमांड है, तो उसका फायदा निकल को मिलेगा। तो निकल एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। उसके अलावा एल्यूमिनियम, जैसे हमने बात की, एल्यूमिनियम से भी काफी तेजी आ सकती है। 272 मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में लेवल्स दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो दोनों कमोडिटीज में बाय ऑन डिप्स का भी रख सकते हैं। अगर ट्रेडिंग के लिए बात करें तो एक जिंक भी है, 295 से बाय कर सकते हैं, उसमें 300 के और 302 के लेवल जिंक में मुझे लग रहा है कि दिख सकते हैं, जो जिसका फायदा ट्रेडर्स को लेना चाहिए। 3 ट्रेडिंग कॉल बेस मेटल्स में। जिगर, एग्री मार्केट में कोई टॉपिक आज के लिए? एग्री मार्केट में मुझे लग रहा है गुवार सीड में अगर हम थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्टअप हो मार्च वादा में 6150 के आसपास, वन शुड गो शॉर्ट एंड 6200 ये स्टॉप लॉस लेके। इफ प्राइसेस गो बिलो 6150 देन ओनली गो शॉर्ट, स्टॉप लॉस विल बी 6200, टारगेट विल बी 6000। जीरा मार्च वायदा मुझे लग रहा है अगर 21,600 के नीचे ट्रेड करे तो ही वन शुड शॉर्ट इट, एंड 21,800 स्टॉप लॉस एंड 21,200 दैट्स अ टारगेट। सो दीज आर ऑल टेक्निकल कॉल्स। ओके, ग्वार सेल करने की सलाह और जीरा सेल करने की सलाह है एग्री मार्केट में। शुक्रिया जिगर आपका, तपन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन मार्केट की एनालिसिस की। तो कम्युनिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद